स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर में नेक्स्ट आर्टिकल भी इसी से ही रिलेटेड है, तो मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। बेसिकली हमारे देश में हम फेडरलिज्म को कई कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। फेडरलिज्म यानी कि दो एंटिटी है, एक स्टेट है एंड एक यूनियन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं। ये दोनों कैसे पावर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिससे वेल ऑफ के लिए काम हो सके। किसके वेल ऑफ के लिए? पीपल के लिए, सिटीजन्स के लिए, है ना। अब दरअसल ये कई सारे मामलों में फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल फेडरलिज्म कह लीजिए, जहां पर हम पावर की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। जुडिशियल फेडरलिज्म कह लेते हैं, कई बार लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म भी बोल देते हैं। ऐसे ही एक फाइनेंशियल फेडरलिज्म भी आता है, जिसको हम फिस्कल फेडरलिज्म भी बोलते हैं, यानी कि पैसा, फाइनेंस, वो कैसे यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में शेयर होगा। अब वो शेयर क्यों होता है आप सभी जानते हैं। फाइनेंस कमीशन अपनी हर रिकमेंडेशन में ये रिकमेंड करता है कि कितना पैसा, कितना शेयर स्टेट्स के पास में जाना चाहिए, यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है ना दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, मैं बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। प्लीज इस आर्टिकल को एनरिच करिएगा, ऐड ऑन करिएगा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। तो आप सभी को पता है कि 13th के बाद में जब 14th फाइनेंस कमीशन आया, तो उसने कहा कि भाई स्टेट्स को ना शेयर कम मिलता है, क्या करना चाहिए, हमें शेयर इंक्रीज करना चाहिए। तो पहले 32% फंड मिलता था स्टेट्स को, वो इंक्रीज करने की बात हुई, कितना कि 42% इसको इंक्रीज कर देना चाहिए। तो याद रखिएगा 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन करी थी। फिर 15th फाइनेंस कमीशन आया NK सिंह साहब के अंडर में, उसने कहा कि 42% से रिड्यूस कर देना चाहिए, कितना 41% कर देना चाहिए। रीजनिंग ये दी कि जम्मू एंड कश्मीर अब दो हिस्सों में, दो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, एक लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो इसलिए 1% का डिडक्शन होना चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने उस समय पर भी क्वेश्चन उठाया था कि ये जो रिडक्शन हो रहा है ये सही नहीं है, इसके कारण में जो फंड, जो पैसा स्टेट्स के पास में जाता, उसमें क्या हुई है, कटौती हुई है, बल्कि ये तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरा एक कंसर्न और उठाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि भाई कितना पैसा स्टेट्स के शेयर में जाएगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा ही डिवाइड होना होता है। याद रखिएगा यूनियन के पास में भी दो प्रकार के अलग अलग अकाउंट होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं क्या, डिविजिबल पूल, जिसमें से भैया जो भी पैसा आएगा, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो भी पैसा आएगा वो डिवाइड होगा, डिविजिबल पूल के अंदर में है, किसके बीच में, आपके और स्टेट के बीच में। तो याद रखिएगा जो भी रेवेन्यू क्या टैक्स से करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, वो सब किस में जाता है, डिविजिबल पूल में जाता है ना। तो यानी कि टैक्स जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा पैसा धीरे धीरे क्या है, शेयर होके किसके पास जाएगा, स्टेट्स के पास जाएगा। बट कई सारे स्टेट्स ये एलिगेशन लगा रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर में कि यूनियन गवर्नमेंट अदर मैकेनिज्म्स के थ्रू फंड को ज्यादा रेज कर रहे हैं, जिसके कारण में वो पैसा उनको शेयर ना करना पड़े स्टेट्स को। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है। तो याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा एक सेस, जो टैक्स ऑन टैक्स होता है, ऐसी सरचार्ज होता है। ये दो टाइप के जो फंड कह लीजिए रेज करना हो गया, ये टैक्स हो गया, ये क्या है, ये डिविजिबल पूल में नहीं जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सेपरेट रहता है, और इसको डिवाइड करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। मैं फिर कह रहा हूं, जो नॉर्मल टैक्स आता है, जो नॉर्मल रेवेन्यू आता है, वो तो उन्हें डिवाइड करना पड़ता है स्टेट्स के साथ में, लेकिन इसको डिवाइड करने का कोई उनके ऊपर में ऑब्लिगेशन नहीं है। तो केरल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जानबूझकर सेस एंड सरचार्ज में ज्यादा इकट्ठा पैसा कर रही है, जिससे स्टेट्स को पैसा ना दिया जाए।
तो ये भी चीज कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ये भी एक फिस्कल फेडरलिज्म का इस समय पर चल रहा है, ठीक है। दूसरा, आप सभी को पता है कि कर्नाटका के गवर्नमेंट ने, तो पूरी गवर्नमेंट ने कल यहां पर क्या किया, प्रोटेस्ट किया। वो ये कहते हैं हम ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमें शेयर क्या मिलता है, कम मिलता है। तमिलनाडु ने भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है एंड इवन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज समझने की कोशिश करिएगा कि हमेशा स्टेट्स के पास में पैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपके पास से फंड होगा तभी आप स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तभी आप अदर एक्शंस ले सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यानी कि इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए मॉनेटरी एसेट्स का। अगर ये चीज ना होती तो अभी हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ा था ना, कि पंचायत क्योंकि स्टेट्स एंड यूनियन के ऊपर में डिपेंडेंट, इसीलिए तो काम नहीं कर पा रहे ना। तो यानी कि स्टेट के पास में अपना पैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लिमिट लग जाए तो क्या होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन लिया, एक कॉन्टेक्स्ट हमने अभी फाइनेंस कमीशन और वाला पढ़ लिया है, फिस्कल फेडरलिज्म में ये तीनों चीजें इंटीग्रेटेड है दोस्तों, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। एक चीज और हुई, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं इलेक्शन के अंदर में, और उनको क्या करते हैं, पूरा करने के लिए, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट्स के पास में पैसा इनफाइनाइट है, पैसा तो लिमिटेड है। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो मार्केट से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एज ए नेशन जो हमारा पब्लिक डेट है वो इंक्रीज होता है। इवन जो 15th फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह के अंडर में, उन्होंने बोला कि यूनियन की यह जिम्मेदारी है कि वो स्टेट्स के फाइनेंशियल स्टेटस को क्या करे, स्क्रूटनाइज करे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ना रिस्ट्रिक्शन लगाई है स्टेट्स के ऊपर में, कि नेट बोरोविंग सीलिंग, कि भाई इससे ज्यादा आप बोरोविंग नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, आर्टिकल 293 जो कि ये कहता है कि स्टेट को अगर कुछ भी बोरो करना है तो उसको सेंटर से कंसेंट लेने की जरूरत है, उनकी मंजूरी की जरूरत भी रहती है, जिससे ऐसा ना हो कि स्टेट्स इतना ज्यादा उधार ले लें, इतनी ज्यादा बोरोविंग कर ले, जो कि पब्लिक डेट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जो कि क्या है, पूरे देश की इकोनॉमी के लिए क्या है, नुकसानदायक हो जाए। ऐसा कई बार कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज, ठीक है। तो इस प्लीज इस कॉन्टेक्स्ट को भी प्रिपेयर करके रखिएगा, एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, नेट बोरोविंग सीलिंग लगाई है, उसमें ये कहा है कि आप जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जो जो आप बोरो करना चाहते थे, चाहे आप प्राइवेट किसी कंपनी से बोरो करना चाहते थे, बैंक से बोरो करना चाहते थे, आप किसी बाहर देश से कुछ बोरोविंग करना चाहते थे, उन सब के ऊपर में क्या है, ये सीलिंग है, इससे ज्यादा बोरोविंग नहीं कर सकते। तो केरला की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ये बेसिकली हमारी बोरोविंग पावर को तो रिस्ट्रिक्ट करेगा ही, इसके कारण में जो हम प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो प्रोग्राम्स को हम क्या नई नई स्कीम्स लाने की कोशिश करते हैं, ये उसके ऊपर में भी क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। समझ रहे? तो ये है एक और कॉन्टेक्स्ट जिसके ऊपर में चल रहा है। तो ये देखिए एनबीसी जो लिमिट है, नेट बोरोविंग सीलिंग, ये क्या है कि स्टेट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ओपन मार्केट बोरोविंग, आप कहां से बोरोविंग कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, उसके ऊपर में लिमिट लगाई गई है। वैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे देश का जो डेट टू जीडीपी जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, जिसमें से 40% यूनियन का एंड 20% किसका, आपका स्टेट का होना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि कई सारे स्टेट ऐसे लोक लुभावन वादे करते हैं, ऐसे लोक लुभावन प्रोमिसेस करते हैं, जिससे स्टेट्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके ऊपर में क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने ये क्या करी है, रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ठीक है। इन 2022 सेंटर क्लैरिफाइड दैट ऑफ बजट बोरोविंग आर टू बी इक्वेटेड विद स्टेट्स ऑन डेप्ट। आप ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल मान लीजिए
इवन गवर्नमेंट ने ये, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मान के चलिए कोई कंपनी है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, और वो कंपनी भी अगर किसी से क्या करती है, बोरोविंग लेती है, तो वो भी क्या है, स्टेट की डेट के अंदर में आएगा, स्टेट की लायबिलिटीज के अंदर में आएगा। ठीक है, बोरोविंग बाय स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वेयर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आर सर्विस्ड आउट ऑफ द बजट और थ्रू assignment of taxes or cess or any other state revenue are also deducted from NBC, यानी कि आपकी इस लिमिट के अंदर में वो भी आता है। तो इसके कार्ड में जो केरला की गवर्नमेंट है उनका ये कहना है, चाहे वो साउथ की किसी भी, आप कर्नाटका की कह लीजिए, तेलंगाना की कह लीजिए, आप इवन आपके जो तमिलनाडु की है वो भी कह लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि इस बोरोविंग की लिमिट के कार्ड में हमारी फंक्शनिंग के ऊपर में क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें, इसलिए केरला क्या हुआ है आपके क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे आप देखें केरला के अंदर में मेन परेशानी क्या है, वहां पे ना एक स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, ठीक है, जिसका मेन काम है क्या, वो एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग करते हैं। एक्स्ट्रा बजटरी बोरोविंग क्या होता है, ऑफ बजट बोरोविंग क्या होता है, जहां पर आप फंड बोरो करते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज और एजेंसीज के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक किसी प्रोग्राम के लिए, मान के चलिए आप कोई पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, मान के चलिए आप कोई आपने कोई स्कीम लॉन्च करी है, उसके लिए मान के चलिए आप कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए आप बोरोविंग करते हैं, तो वो गवर्नमेंट का ये कहना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, अल्टीमेटली ये पब्लिक डेट के अंदर में आता है, पूरे नेशन की डेट पे आता है, और जितना ज्यादा डेट इंक्रीज होता जाएगा वो अल्टीमेटली पूरे नेशन की जो क्या होता है फाइनेंशियल हेल्थ, उसके ऊपर में इंपैक्ट करेगा। नो डाउट ये किसी पर्टिकुलर स्टेट की भी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट करेगा, एज वेल एज ये नेशन की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर में भी इंपैक्ट करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस बोरोविंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे आ रहा है। तो इसके अगेंस्ट में केरला की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो हमने एक कॉन्टेक्स्ट कौन सा पढ़ा, फाइनेंस कमीशन वाला, दूसरा कॉन्टेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, और तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि टाइमली जितना शेयर मिलना चाहिए उतने शेयर का एलोकेशन नहीं होना, कर्नाटका की गवर्नमेंट कल इसीलिए प्रोटेस्ट कर रही थी। एंड दूसरा कि जितना शेयर भी मिलना चाहिए, देखिए एक तो टाइम हो गया कि टाइमली जितना मिलना चाहिए, एंड जितना शेयर मिलना चाहिए कि हम कितना डिजर्व करते हैं, उसके लिए भी क्या चल रहा है, ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, और आप सभी ने इस चीज को समझ भी लिया होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल फेडरलिज्म, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में आप सभी को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, और ये आपको मतलब ज्यादातर न्यूज में ये चीजें बनी ही रहती हैं। ठीक है, चलें, तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कहता है क्या, स्टेट हैज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ सेंटर टू रेज एनी लोन इफ एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस लोन एक्सटेंडेड बाय सेंटर इज आउटस्टैंडिंग। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को किसी भी प्रकार का लोन दिया हुआ और अभी भी वो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, तो अब स्टेट अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो क्या है, उन्हें सेंटर का कंसेंट लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो एनबीसी लाया गया वो इसी आर्टिकल के बेसिस पर लाया गया। तो वहां पर स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे जो स्टेट्स की पावर है उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया कि गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि गवर्नमेंट एट ऑल टियर मे ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बाय रेजिस्टिंग एनी फर्दर एडिशन टू स्टॉक ऑफ बजट ट्रांजेक्शन। इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंस कमीशन ने यह कहा है कि भाई हमें हर लेवल पर जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट है, चाहे यूनियन है, चाहे लोकल लेवल पर, वहां पर हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि अब इससे ज्यादा हम डेट में ना जाएं। मैं इन शॉर्ट ये आपको बताने की कोशिश करूं, लेकिन फाइनेंस कमीशन हैज नॉट कॉल्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस इन एनबीसी। ये इसके अगेंस्ट में काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो दरअसल काफी सारे पिछले लास्ट ईयर से न्यूज में है कि स्टेट्स की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, अगर वो लगातार ऐसे उधार लेते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ स्टेट्स की जब खराब होगी तो वो इंपैक्ट करेगा यूनियन की भी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर में। ठीक है,
और इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होगा? पीपल को होगा। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने की, इसको रिस्ट्रेन करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट है कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर टू लेजिस्लेट अपॉन द पब्लिक डेट ऑफ स्टेट, क्योंकि ये जो एंट्री कौन से 43 नंबर पर है जो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, एंड स्टेट लिस्ट तो ऑटोमेटिकली किसके एम्बिट में आता है? स्टेट के अंदर में आता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास में पावर है, तो यूनियन यानी कि पार्लियामेंट इसके ऊपर में लॉ नहीं बना सकती है। देयरफॉर द पावर टू मेक लॉज, एडमिनिस्टर, डिटरमाइन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ स्टेट फॉल्स, ये किसके एम्बिट में आता है? स्टेट लेजिस्लेचर के एम्बिट में आता है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अल्टीमेटली स्टेट की टेरिटरी में इंटरफेयर करना होगा। जैसे आप देखेंगे बजट मैनेजमेंट स्टेट के डिस्क्रिशन के ऊपर में है, स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर में है। अगर मान के चलिए वहां पर इंटरफेरेंस होगा तो ये क्या है? अल्टीमेटली जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर में इंपैक्ट है। और ये आपके जो फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, प्लस में जो सेंट्रलाइजेशन है उसकी तरफ में धीरे धीरे सारी चीजें चली जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं। बट इन शॉर्ट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊं, पहले तो हमेशा ये रहता था पावर को लेकर कि भाई यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट के अंदर में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे आपने गवर्नर वाला मैटर देखा होगा। अब ये फाइनेंशियल मैटर भी काफी ज्यादा है, जहां पर स्टेट्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रह रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास में रेवेन्यू के सोर्सेज अब नहीं है और उनको सफिशिएंट जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, और उनको किसके ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? यूनियन के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ज्यादा क्या हो रही है? रेस्ट्रिक्ट हो रही है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।